वेलकम चिल्ड्रंस। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक कारकों से मतलब है कि संस्कृति के ऐसे कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करते हैं, सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। तो सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम संस्कृति के बारे में जान लें कि संस्कृति क्या है। देखिए, एक समाजशास्त्री में हैं हर्शकोविट्स ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अर्थात संस्कृति वो भाग है जिसे मानव ने निर्मित किया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। और देखिए, इसके सामने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ये कोटेशन पूछी जाती है कि ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। इसके बाद टाइलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, विज्ञान, आचार, मूल्य, प्रथा, कानून और ऐसी ही अन्य अक्षमताओं और आदतों का समावेश है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मजूमदार और मदान कहते हैं कि लोगों के जीवन जीने के जो ढंग हैं वो संस्कृति है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों या समग्र जीवन विधि को संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत विचार तथा व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं जो संरचनात्मक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात मानव बोलने के हाव भाव तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया है या विकास किया है वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इससे भी ज़्यादा साधारण शब्दों में संस्कृति को मैं आपको बताऊं कि संस्कृति होती क्या है। मानव ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी कुछ विकसित किया है वो सब संस्कृति का हिस्सा है। अभी यहाँ पे चर्चा हुई थी, दो टर्म आई थी, भौतिक और अभौतिक। देखिए, संस्कृति भी भौतिक और अभौतिक होती है। भौतिक संस्कृति वो होती है, भौतिक संस्कृति में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जिसे व्यक्ति छू सकता है, देख सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन तत्वों को समाहित किया जाता है जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उनके माध्यम से भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे विचार, दृष्टिकोण, विवेक, परंपराएं, लोकाचार, रूढ़ियाँ, धर्म, ये सब क्या है? ये हमारी अभौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। तो समझ आया कि संस्कृति क्या है? जिन वस्तुओं के माध्यम से, जिन तत्वों के माध्यम से, जिन तरीकों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति की विशेषताओं की कि संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इनमें सबसे पहली विशेषता है मानव निर्मित। देखिए, संस्कृति जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है। संस्कृति केवल और केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं जो
उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और इसी कारण उसने संस्कृति को निर्मित करके विकसित किया है। वे शारीरिक और मानसिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे विकसित मस्तिष्क है, केंद्रित की जा सकने वाली आँखें हैं, हाथ है और उस हाथ में अंगूठे की स्थिति है, गर्दन की संरचना है। इस प्रकार से बहुत सारी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं। मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी होता है, वो चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। और देखिए जो अंगूठे की बात यहाँ पे हुई है, अंगूठे की स्थिति केवल मानव शरीर में ही ऐसा होता है कि हमारा जो अंगूठा वो हमारी उंगलियों से 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है, और किसी भी जीव में ये विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है। विकसित मस्तिष्क के कारण ही मनुष्य नए नए आविष्कार करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या समाज कल्याण के लिए उन्हें संजोता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है, या ये कहिए कि अति प्राणी कहलाने का वो अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति विकसित हुई है, जो संस्कृति का निर्माण हुआ है, वो मानव के द्वारा हुआ है। दूसरा है सीखा हुआ व्यवहार। देखिए होबेल का मानना है कि संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता के द्वारा वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है, देखिए जो मानव शरीर है वो तो हमें वंशानुक्रमण में प्राप्त होता है, लेकिन बाकी और जो संस्कृति है वो हमें सीखनी पड़ती है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित तो होती है, लेकिन वंशानुक्रमण के आधार पर नहीं होती। जो मानव संस्कृति है वो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहारों का प्रतिमान का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ ही किसी भी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वह जिस समाज में पैदा होता है उसी की संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की जो क्षमता होती है वो मानव में ही नहीं होती, बल्कि पशुओं में भी होती है। किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन सकता, क्योंकि पशु अपनी उस संस्कृति को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं कर सकते। तो सामूहिक व्यवहार की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं आदि को जन्म देता है, और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं पाए जाते। इसके बाद है हस्तांतरण का गुण। हस्तांतरण का गुण मतलब जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सीखी जाती है। और क्या करते हैं हम, जितनी भी बातें हैं, जितने भी व्यवहार प्रतिमान हैं, उन सबको अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा सीखते हैं। भाई बोलने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का ढंग, ये सब हमें कौन बताता है, कौन सिखाता है? हमारे जो बड़े हैं उनके द्वारा हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। और हमारे बड़ों को किसने बताया? उनके बड़ों ने। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी को सिखाते रहते हैं, और इस प्रकार से पीढ़ी जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। इसी के साथ ही मानव श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास भाषा है, और भाषा के कारण ही वो अपने ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी को भाषा का ज्ञान कराता है, लेखन सिखाता है, संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझना सिखाता है। तो इस प्रकार से जो संस्कृति है वो हस्तांतरित होती है, उसमें हस्तांतरण का गुण पाया जाता है। इसके बाद है प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। देखिए कोई भी समाज हो, उसकी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो एक समाज से दूसरे से भिन्न होती हैं। प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है।
यहाँ पे विशिष्ट संस्कृति से मतलब है किसी भी एक समाज को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक समाज से मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है रहते हैं और उनका अपना अलग समाज होता है। जैसे भारत का समाज अलग है, अमेरिका का अलग है, रूस, चीन, जापान, सबके समाज अलग अलग होते हैं और वहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। जैसे भाषा अलग होगी, पहनने का तरीका अलग होगा, खान पान अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, जीवन शैली अलग होगी, दृष्टिकोण अलग होगा, विवेकशीलता अलग होगी, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संसाधन हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज में अपनी एक अलग विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है जो कि अन्य समाजों से भिन्न होती है। इसके बाद है सामाजिक गुण निहित होना। देखिए, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10, 100 या 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि संपूर्ण समाज का या समाज के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भाई देखिए, समाज में वो ही बातें प्रचलित होंगी, वो ही व्यवहार प्रचलित होगा जो एक बहुत बड़ी जन समुदाय के द्वारा अपनाया गया हो। कोई भी एक व्यक्ति एक कार्य को कर रहा है, वो कभी प्रचलन में नहीं आएगा, लेकिन जब वही कार्य बहुत बड़े जन समुदाय के द्वारा किया जाने लगेगा, वो तब समाज में प्रचलन में आएगा। सामूहिक जो संस्कृति है वो सामूहिक आदतों, व्यवहारों और अनुभवों की उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, भाषा, धर्म, कला, विज्ञान, दर्शन आदि जो हैं किसी एक व्यक्ति की विशेषता को प्रकट नहीं करते, बल्कि संपूर्ण समाज की जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो संस्कृति होती है वो समूह के लिए एक आदर्श होती है। समूह के जितने भी लोग होते हैं वो संस्कृति को अपने एक आदर्श मानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, उसी के अनुसार अपने व्यवहारों और विचारों में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, जब भी हम दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों की तुलना करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श या अच्छी बताने का प्रयास करता है कि नहीं भाई, हमारी संस्कृति बढ़िया है, हमारे रहने का तरीका ज़्यादा बढ़िया, हमारे त्यौहार मनाने का तरीका ज़्यादा बढ़िया है। होता है नहीं होता है? तो जो संस्कृति होती है वो एक समूह के लिए आदर्श होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति को आदर्श बताता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। जैसे हिंदू संस्कृति की तुलना में यदि किसी और संस्कृति की बात हम करते हैं तो जो हिंदू है वो केवल अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। देखिए, संस्कृति की विशेषता यह भी है कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है संस्कृति के द्वारा ही होती है। प्रकार्यवादियों ने जो है संस्कृति के प्रकार्य पर बहुत अधिक बल दिया है और इन प्रकार्यवादियों में सबसे जो विशेष नाम है वो बी मेलानोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन का है। इसके बाद है अनुकूलन की क्षमता। संस्कृति में समय, स्थान, समाज और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को डालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता जो है इसका एक गुण होता है।
विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। जैसे पहाड़ी भागों में, मैदानों में, रेगिस्तान है, बर्फीले प्रदेश हैं, इनमें निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संस्कृति होती है उनमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलती है। तो उनकी संस्कृति में बहुत अंतर देखने को मिलते हैं और इसका कारण ये है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। शीत प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के मकान और वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों से भिन्न होती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता और अनुकूलनता दोनों का गुण देखा जा सकता है। जैसे भारत में भी अगर हम देखें तो वर्तमान समय की संस्कृति को देखिए और वैदिक युग की संस्कृति को देखिए, दोनों में अंतर देखने को मिलता है क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृति ने अपने आप को बदल लिया है। इसके बाद है मानव व्यक्तित्व निर्माण या समाजीकरण में सहायक। देखिए, एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता। धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में आता है, संस्कृति के संपर्क में आता है और अपने आसपास देखकर ही, अपने आसपास के लोगों से ही वो सीखकर अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है, ग्रहण करता है। और एक संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है क्योंकि हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, उसके सांस्कृतिक तत्व अलग अलग होते हैं। और इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथा, व्यवहार, इनकी जो छाप है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से भिन्न होता है। इसके बाद अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी। देखिए, जो अधिव्यक्ति और अधिसावयवी हैं ये दो प्रकार हैं संस्कृति के, जिसे क्रोबर ने बताया। अधिवैयक्तिक का अर्थ है संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया गया, वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं कर पाता। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक होते हैं। ये समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्य, प्रथाएं, विचार, धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है कि वे ही संपूर्ण संस्कृति के वाहक और निर्माता है। लेकिन यह विचार भी जो है सही नहीं है, क्योंकि इन महान वैज्ञानिकों ने भी जो विचार ग्रहण किए हैं वे भी उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ ही योगदान दे पाता है। प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार और परिमार्जन होता रहता है और इसे रोकने या वश में करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं होती। इसलिए संस्कृति को अधिवैयक्तिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है संस्कृति के बारे में पढ़ा। कल हम चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक कारक किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना योगदान देते हैं।